हेलो एवरीवन। अभी फंडामेंटल्स ऑफ मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ। आई होप किसी को भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक के पेट्रोलॉजी में किसी किसी का कुछ फोबिया रहता है, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान शब्द में आई थिंक फॉर लॉन्ग लास्टिंग टाइम भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग वे में मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी ग्रिप कर पाएंगे। सो जुड़े रहिए। सो इसको स्टार्ट करते मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फोसिस जो भी है, मेटामॉर्फिज्म, ये सब टर्म क्या है। तो फील्ड में पहले मैं प्रैक्टिकल वे में अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ। तो फील्ड में डिपेंड रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो उसमें मेटामॉर्फिक रॉक को देखेंगे, कोई पत्थर को देख के ये मेटामॉर्फिक रॉक समझेंगे कैसे। तो उसके लिए मेटामॉर्फिक फैब्रिक दो चीज चाहिए, मिनरलोजी एंड टेक्सचर और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मिनरलोजी बाद में आते हैं, क्योंकि मिनरलोजी को जानने के लिए मिनरल आइडेंटिफिकेशन जरूरत है। लेकिन ब्रॉडली कोई भी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक फैब्रिक चाहिए। क्या है मेटामॉर्फिक फैब्रिक? मेटामॉर्फिज्म क्या है वो समझने से ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा मेटामॉर्फिक फैब्रिक क्या है। तो कोई भी रॉक इनिशियली कुछ बना, कोई भी प्राइमरी रॉक क्या है, प्राइमरी रॉक है इग्नियस रॉक, बस। मैग्मा या इग्नियस मींस वॉल्केनिक भी हो सकता है, प्लूटोनिक भी हो सकता है। तो वो सब जो प्राइमरीली मैग्मा डिराइव्ड रॉक, वो बाद में फिर सब्सिक्वेंट अगर कुछ डिस्टरबेंस के कारण डायजेनेसिस होके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ चेंजेस आता है। वो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मिनरलोजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर रॉक में दिख पाए, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। इधर देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर रॉक, ये एक एक्सपोजर, ये एक आउटक्रॉप, ये इधर है, ये सब क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा देखने से आप अनडाउटेडली मेटामॉर्फिक बोल पाएंगे। क्या है इसमें देखिए, ये क्या है, दिख के कोई खूबसूरत पैटर्न नहीं है, लेकिन क्या है, पैची टाइप का पार्शियल मेल्ट प्रोडक्ट दिख रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है वो मैं आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रॉक को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ब्लैक व्हाइट अलग अलग जोनेशन डिवाइड हो गया। इसमें भी देखिए एक पर्टिकुलर बैंडिंग दिख रहा है, डार्क कलर, लाइट कलर, थोड़ा फोल्डिंग है। इधर क्या है, फोलिएशन डेवलप हुआ, फोलिएशन के ऊपर फिर दूसरा फोल्डिंग आ गया, है ना, स्मॉल स्केल फोल्डिंग दिख रहा है। वो क्या है क्या नहीं है वो सब डिटेल में बाद में बात करता हूँ। फिर ये जो ये वाला रॉक को देखिए, सिंपल बात, एक शाइनिंग दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है ना, स्मूथ प्लेन। फर्दर इसको देखिए, ये देखिए, ये क्या है, सनस्टोन है, लेकिन इधर इसी का मेटामॉर्फिज्म होके क्या हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। तो इसमें ये इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ग्रेन साइज मिनरल का चेंजेस हो गया ना। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ पेट्रोलॉजी डीलिंग विथ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, जो है पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का एक आइडिया के लिए। तो क्या है एक्चुअली, सॉलिड स्टेट मिनरल और टेक्सचरल चेंजेस टू ए प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट रॉक और प्रोटोलिथ ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड। फ्लूइड में भी लिक्विड फ्लूइड और गैसियस फ्लूइड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इनफ टाइम भी चाहिए। ठीक है। तो इसमें इसके फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ सरफेस, ये सपोज 0 to 0, तो एक अर्थ सरफेस से डेप्थ बढ़ते हुए टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जियोथर्मल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं ना। सो एक सर्टेन डेप्थ के बाद, इसको इन टर्म्स ऑफ मेगा पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, 0 200 मेगा पास्कल। इसको 200 मेगा पास्कल मीन्स 2 किलोवाट, ऐसा हिसाब से सोचिए। और डेप्थ देखिए अकॉर्डिंगली 10 किलोमीटर के आसपास में कितना होता है, 300 के आसपास हो जाएगा। सो कितना भी डेप्थ बढ़ेगा तो ओवरलाइंग फर्दर रॉक का जो प्रेशर डेवलप होता है, उसके लिए रॉक को क्या होगा, स्टेबिलिटी फील्ड चेंज हो जाता है। जो सरफेस कंडीशन में जो सब मिनरल स्टेबल है, रॉक का कॉम्पोजिशन, वो सब मिनरल
एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर के बदौलत वो चेंज हो जाएगा उसका स्टेबिलिटी। सो उसके वो न्यूली हाईली प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, न्यूली अचीव जो प्रेशर टेम्परेचर रिज्यूम है उसमें जो स्टेबल है वो बन जाएगा और सरफेस कंडीशन का मिनरल चेंज हो जाएगा। यही प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिज्म होते होते एक सर्टेन डेप्थ के बाद प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जहाँ पे रॉक धीरे धीरे मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। सो इनिशियली विथ प्रेशर इंक्रीजिंग क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड सिस्टम में कोई फ्लूइड नहीं रहना चाहिए। ड्राई सिस्टम में फ्लूइड रहने से उल्टा होता है, फ्लूइड रहने से शुरू में मेल्टिंग टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से कमते रहेगा। आफ्टर दैट जब विंटर फ्लूइड एग्जॉस्ट हो जाएगा तब जो नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज सिस्टम बिकम नाउ ड्राई, तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते रहेगा। इसीलिए लो प्रेशर कंडीशन में भी टेम्परेचर बढ़ने से मेल्टिंग शुरू हो सकता है। सो मेटामॉर्फिज्म का डिफरेंट डेप्थ का ये जो प्लॉट है नेल्सन के द्वारा बनाया गया था। सो इसमें देखिए पहले डायजेनेसिस, कोई भी मटेरियल, कोई भी रॉक प्री एग्जिस्टिंग प्रोटोलिथ जिसको बोलते हैं, रॉक डायजेनेसिस, उसके बाद लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, इंटरग्रेड, हाई ग्रेड, फिर मिग्माटाइट बनेगा जिसको पार्शियल मेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद ग्रेनिटिक रॉक एकदम मेल्ट बन जाएगा, इसको एस टाइप ग्रेनाइट भी बोलते हैं ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्रेशर टेम्परेचर के बाद फ्लूइड। अभी बोला ना फ्लूइड प्रेजेंट या एब्सेंट रहने से बहुत कुछ हो जाता है। तो फ्लूइड किस टाइप का होता है, फ्लूइड गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। एंड मोर ओवर मेटामॉर्फिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो होता है मैक्सिमम आपको इमेजिन करने के लिए गैसियस फ्लूइड इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2O भी पानी नहीं है, स्टीम के हिसाब से सोचिए इन जनरल। ठीक है, तो फ्लूइड में ये सब डिफरेंट टाइप का एलिमेंट भी रहता है। तो फ्लूइड एक तो एक प्रकार से कैटालिस्ट का काम भी करता है और फ्लूइड बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन करता है जो कि मेटामॉर्फिक रिएक्शन में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेड प्रोसेस इज फास्टर देन रेट्रोग्रेड, दैट इज द रीजन। इसको मैं अलग तरीका से भी क्वेश्चन कर सकता था। आज मेटामॉर्फिक रॉक दिखता क्या है, क्यों दिखता है सरफेस में, बिकॉज मेटामॉर्फिक दो टाइप का होता है, एक प्रोग्रेड एक रेट्रोग्रेड। तो व्हेन द मटेरियल्स गोइंग बिलो द सरफेस ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड क्या होगा, प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म होगा, हाई ग्रेड, प्रोग्रेसिवली हायर ग्रेड होते रहेगा, लो ग्रेड, इसके बाद इंटरमीडिएट, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक बनते रहेगा। लेकिन जब रिटर्न बैक होगा तब तो फिर हाई ग्रेड से इंटरमीडिएट, लो ग्रेड से डायजेनेसिस के बाद नॉर्मल प्रीवियस स्टेज में वापस आ जाना चाहिए। सो दैट मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिखता है। क्यों दिखता है, बिकॉज प्रोग्रेड प्रोसेस इज फास्टर देन रेट्रोग्रेड। तो देयरफॉर इधर जाने के टाइम पे डेप्थ में जाते जाते जिस रेट में रिएक्शन हो रहा है, रिटर्न टाइम पे उस रेट में रिएक्शन नहीं होता है, धीरे होता है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही रिटर्न आ जाता है। तो इसीलिए सरफेस में मेटामॉर्फिक रॉक दिखता है, वरना वो तो जैसे गया रिवर्सिबल प्रोसेस में फिर रिटर्न आके जो प्रोटोलिथ का जो एक्चुअल था वही होता, लेकिन वो नहीं होता इसी के लिए। और मोर ओवर फ्लूइड जो होता है वो तो धीरे धीरे प्रोग्रेड कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, फ्लूइड भी निकल के चला जाता है, तो सिस्टम ड्राई हो जाता है। तो कैटालिस्ट नहीं रहेगा तो मेटामॉर्फिक रिएक्शन तो नेचुरली कम हो जाएगा, है ना। तो ये है मेन रीजन। तो आइडियली मेटामॉर्फिक रिएक्शंस प्रोड्यूस मिनरल्स दैट आर इन इक्विलिब्रियम विथ न्यूली एक्वायर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ऑफ मेटामॉर्फिज्म। जो मैं अभी बोला ना, सरफेस कंडीशन का प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन इज डिफरेंट, जिसमें जो स्टेबिलिटी जो मिनरल उस कंडीशन में स्टेबल है वो रहेगा, लेकिन डीपर कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाएगा, वो बट न्यूली अचीव्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जो प्रीवियस मिनरलोजी था वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो चीज स्टेबल होगा वो न्यू कंडीशन में बन जाएगा। तो सो द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स नाउ एक्सपोज्ड एट द सरफेस वाज कंसीडर्ड टू बी अप टू 50 किलोमीटर। हाँ, अभी देखो सरफेस में तो हमको सब टाइप का रॉक दिखता है डिफरेंट एरिया में। कहीं पे लो ग्रेड दिखता है, कहीं पे अनमेटामॉर्फस दिखता है, कहीं पे हाई ग्रेड दिखता है। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट क्या, मेटामॉर्फिक तो एक पर्टिकुलर अर्थ का सरफेस का बिलो बहुत डीपर कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो डिफरेंट रेट ऑफ एक्सुमेशन, कहीं पे बहुत डीपर पार्ट एक्सपोज्ड है जिसमें हाई ग्रेड दिखा रहा है, कहीं पे बहुत शैलो पार्ट और कहीं पे इंटरमीडिएट पार्ट। जितना जूस लेवल का एक्सपोजर आउटक्रॉप एक्सूम हुआ है, जितना डिग्री ऑफ एक्सुमेशन, उसके अकॉर्डिंगली उतना हाई ग्रेड लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक
सरफेस में दिखता है। तो मैक्सिमम हाई ग्रेड जो ग्रेनुलाइट फेसिस, उसके बाद जस्ट मिगमाटाइट होने के पहले का जो है, तो वो कंडीशन दिखा गया है जनरली सब सरफेस में 50 किलोमीटर में जो होना चाहिए वो भी सरफेस में मिलता है। सो उधर से कैलकुलेट करके देखा गया है कि 50 किलोमीटर तक तो सरफेस में एक्सपोज हुआ है। तो इमेजिन करिए 50 किलोमीटर का ऊपर का रॉक हटाना पड़ा बाई सर्टेन प्रोसेस ऑफ एक्सुमेशन, ठीक है, इरोशन, फॉल्टिंग, ये सब प्रोसेस में इतना डीपर पार्ट ऊपर आया आज। तो मेटामॉर्फिक रॉक कुछ भी देख रहे हो तो वो एक्चुअली नीचे का सरफेस का नीचे का पार्ट को ही आज दिख पा रहे हो। दैट इज सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर प्लूटोनिक रॉक एज वेल, बट प्लूटोनिक रॉक का डेप्थ मेटामॉर्फिक का जैसा नहीं, उससे भी ज्यादा डेप्थ में मेटामॉर्फिज्म होता है। प्लूटोनिक रॉक क्या है, वो तो पहले मैग्मा ही था, मैग्मा तो मोल्टन हो गया, तो मेटामॉर्फिक रॉक भी फर्दर डेप्थ जाने से मैग्मा बन जाएगा लिक्विड, फिर वो चीज थोड़ा ऊपर उठते उठते जब क्रिस्टलाइज होगा, दैट इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, यही अंतर है। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन या मेटामॉर्फिज्म बोलने से सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, ये सब इंटरलिंक्ड है। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी समझने के लिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को आज डिस्कस करेंगे, प्लेट बना कैसे, व्हाट इज प्लेट, ठीक है, हम लोग डेफिनेशन वाइज तो जानते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से समझते हैं आज। तो कॉम्पोजिशनल लेयर और मैकेनिकल लेयर, अर्थ को जियोकेमिकली एज वेल एज जियोफिजिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जियोकेमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे साइलिक क्रस्ट, सिमेटिक क्रस्ट, ठीक है, मेंटल एंड कोर। साइलिक मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम रिच क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में ज्यादा रहता है। सिमेटिक सिलिकॉन मैग्नीशियम दैट इज फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। बेसाल्टिक क्रस्ट, साइलिक मींस ग्रेनिटिक क्रस्ट। सो बेसाल्टिक का सिमेटिक क्रस्ट तो है ओशियनिक क्रस्ट में ज्यादा रहेगा, उसके नीचे मेंटल रहता है, उसके नीचे कोर रहता है। ये सब केमिकल एलिमेंटल अबंडेंस के बेसिस में है। फर्दर दोनों में हचपच हो जाते हैं यूजुअली, बहुत सारा जगह पे मैं देखा हूँ, लेकिन वो टेंडेंसी होना नहीं चाहिए। मैकेनिकल लेयर्स मीन्स फिजिकल जियोफिजिकल लेयरिंग्स जो है साइस्मिक सिग्नल के बेसिस में कॉम्पोजिशनल वेरिएशन को अंडरस्टूड करके बनाया गया है। फर्स्टली लिथोस्फीयर दैट इज क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, दोनों पार्ट मिला के लिथोस्फीयर होता है जिसका बहुत ब्रिटिलनेस रहता है, ठीक है। उसके नीचे रहता है एस्थेनोस्फीयर अप टू 660, फ्रॉम 100 टू 660 एस्थेनोस्फीयर, जो थोड़ा लिक्विड तो है लेकिन ऐसा नहीं, डक्टाइल टाइप का है, जैसे च्युइंगम चबा के जैसे मटेरियल होता है, जेली लाइक है, उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लो करता है। जेली के ऊपर बिस्किट रखने से क्या होगा, बिस्किट फिसल जाएगा, तो वैसा इसीलिए प्लेट मूव करता है। बट कैसे मूव करता है फर्दर मैं दिखाता हूँ। प्लेट को पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। प्लेट मीन्स लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर का ओवरऑल लिथोस्फीयर मीन्स क्रस्ट एंड अपर मेंटल को लेके जो बनता है लिथोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड प्लेट। प्लेट कैसे, प्लेट को ब्रेक डाउन होना है तभी टेक्टोनिक्स आएगा। टेक्टोनिक्स मीन्स डिफॉर्मेशन। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बना उसको धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, तभी तो प्लेट टेक्टोनिक्स स्टार्ट होगा। जो टेक्टोनिक्स डिफॉर्मेशन मूवमेंट, उसके लिए स्ट्रेस जेनरेट होता है। सो बेसिकली देखो, एस्थेनोस्फीयर के नीचे मेसोस्फीयर, उसके नीचे आउटर कोर, फिर इनर कोर। सो दीज आर जियोफिजिकल लेयर। तो देखो जियोकेमिकली इतना डिविजन नहीं है, जियोफिजिकली डिविजन ज्यादा है, बिकॉज एब्रप्टली चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर, केमिकली यू कैनॉट डिफरेंशिएट एनी लेयर, बट जियोफिजिकली आउटर कोर का फिजिकल प्रॉपर्टी और इनर कोर का इज डिफरेंट। ऑल ऑफ अस मस्ट बी नोइंग वो आउटर कोर इज लिक्विड, ऑल द कॉम्पोजिशन FEMG है ना दोनों का, लेकिन ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड है। तो इसीलिए ये आउटर कोर को और इनर कोर को बाउंड्री फिजिकली करना पॉसिबल है, जो कि केमिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5150 किलोमीटर में इसका और एक कारण व्हाई आउटर कोर इज लिक्विड, ये समझना बहुत जरूरी है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूँ। एज यू नो विथ प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, in this depth it is not possible to get any fluid in this system. फ्लूइड तो मेटामॉर्फिक तो सब निकल गया, सो इट इज टोटली ड्राई सिस्टम। सो नाउ इसमें प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो कॉम्पोजिशन अगर सेम है तो इसमें ये तो आउटर इनर कोर ज्यादा प्रेशर में है, आउटर कोर कम प्रेशर में है। तो प्रेशर कमते 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 सर्टेन डेप्थ दैट इज 5150, सो 6380 सेंटर से ऊपर उठते उठते शैलो में 5150 में पहुंचने से ऐसा एक टेम्परेचर अचीव होता है जिस प्रेशर में मेल्टिंग टेम्परेचर
पहुंच जाता है एफईएमजी मटेरियल का, वो सब मटेरियल का जो कोर का मटेरियल है, ठीक है। हालांकि हाई प्रेशर के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है आफ्टर क्रॉसिंग आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री। So this is the main reason why outer core is liquid. I hope it you understood. Now और एक चीज है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, लार्ज ऑन लिथोफाइल एलिमेंट्स, यूरेनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होगा, शैलो सरफेस में लेट मैग्मेटिक है ना, वो सब बाद में लार्ज ऑन लेवल्स इजीली दे कैन नॉट एंटर इनटू द क्रिस्टल फेजेस। तो क्रिस्टल रॉक में हाँ मैक्सिमम ये लोग एक्यूमुलेट होने का टेंडेंसी है, और इसका ज्यादा एक्यूमुलेशन के लिए दे आर हीट जनरेटर ना, तो नेचुरल जियोथर्मल ग्रेडियंट में जिस रेट में टेम्परेचर बढ़ता है विद डेप्थ, क्रास्ट में उससे ज्यादा रेट में बढ़ता है। फॉर एग्जांपल क्रास्ट में देखो ओनली 100 किलोमीटर जाते जाते 1000 डिग्री आ गया, हालांकि 100 से 660 जाते जाते 2000 बढ़ा, तो इसमें ओनली 100 में 1000 आ गया, लेकिन इसमें 550 में ओनली 1000 बढ़ा। फर्दर 660 टू 2900 में देखो 400 है, ओनली 2000 बढ़ा। तो बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या है लिथोस्फीयर में, बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ नेचुरल हीट प्लस रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो हीट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। सो देयरफॉर ये क्या होगा, बाय द वे कुछ भी हो, हीट का तो एक टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट के लिए मेंटल कॉन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दो प्रकार का मेंटल कॉन्वेक्शन होगा, एक तो लॉन्ग लास्टिंग नीचे से टू आउटर कोर बाउंड्री से मेसोस्फेरिक जो कॉन्वेक्शन है, और एक एस्थेनोस्फेरिक कॉन्वेक्शन, ठीक है। सो एस्थेनोस्फेरिक कॉन्वेक्शन में के सेल के लिए क्या होगा, मटेरियल फ्लो करेगा। मटेरियल फ्लो करने के लिए ऊपर में ये तो फ्लो लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मैं बोला, इसका सो जो भी हो, लेकिन फ्लो कर सकता है, लेकिन ये रिजिड है लिथोस्फीयर। तो इसमें क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, ये दोनों साइड से नीचे से एक दूसरे के एवे जा रहा है ना कॉन्वेक्शन सेल के बदौलत, तो इसमें स्ट्रेचिंग के लिए नॉर्मल फॉल्टिंग होगा, एक्सटेंशन फॉल्टिंग, फ्रैक्चरिंग, ये सब के लिए प्लेट ब्रेक हो जाएगा। आप लोग भी सबसे डीपेस्ट अर्थक्वेक कहाँ होता है, मैक्सिमम 660 भी नहीं जाता है ना, 160 200 उसमें ही ज्यादा रहता है, या मैक्सिमम मान लो 660 जाता है ना। सो दिस टाइप का एस्थेनोस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है ना, उसके लिए मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। और जो मेसोस्फेरिक सर्कुलेशन है उसके लिए हॉट स्पॉट बनता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग एक जगह से इधर से क्या होगा, इधर फ्लो कर रहा मीन्स इस जगह पे भी स्ट्रेचिंग आएगा, तो इधर मटेरियल क्या होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग हीट प्रोड्यूस करेगा सेम जगह पे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए प्लेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये प्लेट ब्रेक डाउन होकर मूवमेंट होते रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्शन सेल स्ट्रेस पैदा कर रहा है ना, इधर से इधर खींचेगा, इधर से इधर खींचेगा, अवे फ्रॉम ईच अदर। और दूसरा अर्थ का टोटल सरफेस एरिया इसको कांस्टेंट, तो इधर खींच रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फिर एक दूसरे से कोलाइड करेगा, ठीक है। यही रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स का, और कुछ नहीं है। और हॉटस्पॉट मतलब ये इस जगह पे स्टैग्नेंट होकर लॉन्ग टाइम से होते रहेगा। सो कहीं भी इस जगह के ऊपर से प्लेट भी मूव करेगा, तो उस प्लेट के ऊपर भी ये वाला हॉटस्पॉट का टेम्परेचर भी ट्रैक होते रहेगा। सो सपोज इधर एक प्लेट है, आज ये प्लेट मूव होते होते जाएगा, तो ये हॉटस्पॉट तो फिक्स्ड है, तो प्लेट के ऊपर ट्रैक आ जाएगा, तो वो से भी प्लेट का मोशन का स्पीड भी पता चलता है, ठीक है। नाउ ये जो मेंटल कन्वेक्शन है, ये तो सेक्शन व्यू दिखा रहा है आपको, 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन इज बहुत रिक्वायर्ड है, वरना पूरा समझ में नहीं आएगा। ये एक सेक्शन व्यू है, ये जो कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन एक्चुअली 3D में क्या है, ऐसा है, ये जो आपको दिखा रहा है ना फाउंटेन, ऐसा करके होगा कन्वेक्शन फ्लो। तो इसके लिए प्लेट का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है इधर इधर ऑल सेंटर से सब साइड में ऑलमोस्ट होगा ना। सो इसीलिए मिड ओशियनिक रिज जो बनेगा अर्थ में, देखिए इसके हिसाब से एक लाइन टाइप का दिखेगा, लेकिन अर्थ का सरफेस इटसेल्फ गोल है ना। सो स्फेरिकल अर्थ में क्या होगा, मिड ओशियनिक रिज एक्चुअली बाउंड्री को ट्रैक करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन स्मॉल एरिया में, एज आई टोल्ड, एक बड़ा सा कर्वेचर भी बहुत सारा स्मॉल स्मॉल यूनिट स्ट्रेट लाइन से बनता है। सो यूनिट वाइज देखने से स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअली टोटल एरिया देखने से कर्वेचर ही है। सो दिस इज द रीजन मिड ओशियनिक रिज भी एक्चुअली पूरा स्ट्रेट तो नहीं रहेगा, अर्थ को कवर कर रहा है, इटसेल्फ इज अ कर्व, ठीक है। तो इसी के लिए
मिड ओशनिक रिज बन रहा है। और इसीलिए मिड ओशनिक रिज बनने के टाइम पे कैसे बनेगा, ट्रिपल जंक्शन से बनेगा। इनिशियली इमीडिएटली फटक से ब्रेक होगा ऐसा नहीं है, प्लेट ब्रेकडाउन का भी एक प्रोसेस है। जो क्रास्टल जो लिथोस्फीयर है वो तो रिजिड है, तो उसके ऊपर नीचे से स्ट्रेचिंग होने से ट्रिपल जंक्शन बनता है। ऐसा इधर जो दिखाया गया ना पाइरोक्सिन का, जैसे हम लोग चेन सिलिकेट को दिखाता है वैसा ही सोच लीजिए। ऐसा एक ट्रिपल जंक्शन बना, दूसरा एक ट्रिपल जंक्शन बना, दूसरा, ऐसा एडजेसेंट ट्रिपल जंक्शन जब एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, सो ये है फर्दर मिड ओशनिक रिज टाइप का, और सब्सिक्वेंटली बन जाएगा, बड़ा सा क्रैक बनते रहेगा। वायरस ये एक एक आर्म देखिए छूट गया, ये सब फेल्ड रिफ्ट, ठीक है, जिसको अलाकोजन बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सबसे अच्छा दिखता है अफ्रीका, इसमें दिखता है ना हमारा जो बड़ा बड़ा जो हमारा रिवर्स है, ठीक है, अमेजन रिवर, ये सब रिवर क्या है, रिफ्ट बेसिन से ही फ्लो हो रहा है, जो कि कोई अटलांटिक में गिरेगा, कोई आके अभी ओपनिंग मोड में क्या है, अटलांटिक है ना, पैसिफिक तो क्लोज हो रहा है। तो अटलांटिक रिफ्ट बेसिन फर्दर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, मिड अटलांटिक रिज, सो वो बेसिन में गिर रहा है। फेल्ड रिफ्ट से ये हमारा जो अमेजन रिवर और भी उस साइड का साउथ अमेरिकन कुछ रिवर, कॉन्गो रिवर, ये सब आके अटलांटिक में गिरता है, ठीक है। ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ ये प्लेट टेक्टोनिक्स या कोई भी टेक्टोनिक्स इन जनरल मतलब डिफॉर्मेशन है, प्लेट का डिफॉर्मेशन प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट होता है रीजनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मेटामॉर्फिक का, ठीक है। मेटामॉर्फिक इधर देखो, यही है एक्चुअली, और एक इमेज देखो, इतना सारा मिड ओशनिक रिज, लेकिन मिड ओशनिक रिज के अक्रॉस में बहुत सारा फॉल्ट है, देखो, ठीक है, डिफरेंट हाई एंगल में रहता है कोई भी जगह पर। मिड ओशनिक रिज अपरेंटली दिखता है कि शिफ्ट हो गया टाइप का, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट और एक चीज बोल के रखता हूं आपको याद रखने के लिए, जस्ट जुआन डी फूका जो है ना, पैसिफिक प्लेट के बाजू में है इधर, वो है दुनिया का सबसे छोटा प्लेट। पैसिफिक प्लेट नेचुरली सबसे बड़ा प्लेट है, ठीक है। ये जान के जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नाउ ये कोई भी एक मिड ओशनिक रिज के यूनिट पार्ट, स्मॉल एरिया को मान लीजिए, उसको जूम इन किया इधर, ठीक है। तो इधर देखो, कोई भी जगह पे, एक जगह पे, ये तो मिड ओशनिक रिज का बाउंड्री तो एक दूसरे से दूर में शिफ्टेड है, एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना, छोटा छोटा एरिया में। सो सपोज इस जगह पे रिफ्ट ऐसा है, इस जगह पे ऐसा एक्सटेंशन। सो इन बिटवीन में क्या होगा, इन बिटवीन में देखो, इस जगह को नोटिस कर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है ना, इधर देखो, इधर का इस जोन कॉम्प्रेशन में आ जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिट सेंस आ जा रहा है ना। सो ये क्या करेगा, इसमें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बन जाएगा, ऐसा है ना, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। सो जो कि अपरेंटली दिखा रहा है कि एक दूसरे से डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस आर डेवलप्ड एट द सेम टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर डिस्प्लेसमेंट अपरेंटली दिख रहा है, लेकिन नहीं है, ये इधर का अलग से बन रहा था, इधर भी अलग से फॉल्टिंग हो रहा था, ये जुड़ गया थ्रू स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ही बीच में फॉल्ट हो गया। ऑफकोर्स ये फॉल्ट है, लेकिन ये बाद का बात नहीं है, सेम टाइम में हुआ। इट इज जस्ट स्ट्रेस को जो बिल्डअप हुआ उसको बैलेंस करने के लिए इस टाइप का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रिजिम का स्ट्रेस को बैलेंस करना है ना, तो ऑटोमेटिक इधर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी पैरेलली अलोंग इन बिटवीन टू जंक्शन बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहले ये रिज बना मिड ओशनिक रिज, उसके बाद स्ट्राइक स्लिप, ऐसे सेम टाइम का इवेंट है। नाउ ये यहां तक हो गया। अभी टू मेक आउट अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ए बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रैक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, रियोलॉजी आर एसेंशियल। अभी धीरे धीरे हम मेटामॉर्फिक में घुसेंगे। आई होप आप लोगों को आप एंजॉय कर पाएंगे ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल चीज क्लियर हो जाएगा। सो ट्रैक्शन क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एंड ट्रैक्शन सेम है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलता है। स्ट्रेस को भी फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हो ना, लेकिन ट्रैक्शन को भी फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हो। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ट्रैक्शन और प्रेशर सेम चीज आप बोल सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेस इज ए सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। अगर आप एक दरवाजा को या एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, सो ऐसा इमेजिन करिए दीवार भी ऑपोजिट साइड से इक्वल फोर्स में आपको धक्का दे रहा है।
इसीलिए आप दीवार को हिला नहीं पा रहा है ना। सो ये स्ट्रेस, इसको इंटर सिस्टम को स्ट्रेस बोलते हैं। सो ऑपोजिट टू ट्रैक्शन को एक साथ दिखा के एक प्लेन के अक्रॉस, तब आप स्ट्रेस बोल पाएंगे। स्ट्रेस इज ए सिस्टम, ट्रैक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। कंपोनेंट मीन्स दैट प्रेशर, प्रेशर को, बैलेंस को, टोटल को स्ट्रेस बोलते हैं। अपोजिट साइड से और आपका साइड से, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। रियोलॉजी, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस के लिए जो डिफॉर्मेशन आपको दिखता है वो स्ट्रेन है। इसको और अच्छी तरह बोलता हूँ, कोई चीज सपोज एक लेंथ था पहले, आप खींचने से उसका लेंथ बढ़ गया। सो लेंथ बढ़ने के पहले और लेंथ बढ़ने के बाद जो चेंजेस आए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको ही बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन, हम लोग जियोलॉजिकली जो चीज देखते हैं फील्ड में, क्या देखते हैं? स्ट्रेस देखते नहीं, हम लोग स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन देख के वो मटेरियल को प्रॉपर्टी समझ के उसको हम लोग स्ट्रेस को इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो स्ट्रेस का कोई भी एक्सिस कुछ भी हो वो सब इमेजिनरी है, लेकिन स्ट्रेन का एक्सिस एक्चुअल है, ठीक है। सपोज इधर अभी देखो, इधर एक ब्लॉक है क्यूब टाइप का, इसके अंदर एक गोला सर्कल है। इसको अगर हार्ड टाइप से यूनिफॉर्मली प्रेस करो तो ये क्यूब का ओवरऑल साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन शेप क्यूब ही रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ठीक है। और अगर साइज के साथ साथ शेप भी चेंज होता है, दैट मीन्स हार्ड डायरेक्शन में सेम अमाउंट का स्ट्रेस अप्लाई नहीं हुआ, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस। और यूनिफॉर्म स्ट्रेस में आप बड़ा भी कर सकते हो, जो जिस साइज का क्यूब था, क्यूब शेप ही रहेगा, बड़ा क्यूब हो जाएगा। अगर सब डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का स्ट्रेचिंग हो जाएगा, इसमें भी सेम, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्ट्रेस में शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज होगा, ठीक है। इसको डायलेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। इस डिस्टॉर्शन कंपोनेंट को हम लोग मेनली स्ट्रेन से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेन का एक्सिस को देख लो अभी। मैक्सिमम हमेशा सिग्मा 1 जो है ये कन्वेंशनली मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को बोलते हैं। सो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव मतलब ही हो जाता है मिनिमम टेंशनल स्ट्रेस। इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मीन्स सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 मीन्स मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब भी अगेन मैक्सिमम टेंशनल स्ट्रेस। सो ऐसा वाइस वर्सा करके समझ लीजिए। नाउ और एक चीज समझिए, प्योर शियर स्ट्रेस एंड सिंपल शियर स्ट्रेस। प्योर शियर को कोएक्सियल स्ट्रेन बनाता है। प्योर शियर मतलब ऑल डायरेक्शन में अगर जो प्लेन है उसके साथ पूरा परपेंडिकुलरली आप प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होगा? रोटेशन तो ज्यादा नहीं होगा ना, ठीक है। और सिंपल शियर में क्या होगा? रोटेशन होगा, नॉन कोएक्सियल, एक्सिस चेंज हो जाएगा। इसको इससे समझते हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो भी है मटेरियल कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन ओवरऑल ब्लॉक भी इधर देखो स्क्वायर से रेक्टेंगुलर बन रहा है, और ये सर्कल क्या हो रहा है? इलिप्स बन जा रहा है, ठीक है। सो ये होमोजीनियस होने से, मटेरियल हेटेरोजीनियस होने से क्या होगा? ये इतना सर्कल तो सर्कल ही रह जाएगी कि बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन इनकॉम्पिटेंट पार्ट ऐसे निकल जाएगा। समझ गया? सिमिलरली हेटेरोजीनियस में क्या होगा? हेटेरोजीनियस में देखो एक्सिस भी चेंज हो रहा है, रोटेशन भी साथ में ऐड हो रहा है, ठीक है। सो नॉन कोएक्सियल में होमोजीनियस होने से रोटेशन होगा, साथ में इलिप्स बनते बनते घूमेगा भी, ठीक है। एक्सिस भी चेंज हो रहा है। अरे सिमिलरली नॉन कोएक्सियल में हेटेरोजीनियस होने से भी अलग रेट में घूमेगा, प्लस शेप भी चेंज होगा मटेरियल का, ठीक है। फर्दर और एक चीज देख लो, ये क्यूब को अभी क्या क्या है 4 टर्म उससे दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टॉर्शन, क्या बोला? ऊपर से सपोज प्रेशर दो, एंगल चेंज नहीं हो रहा है सपोज, ये क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज शेप दोनों चेंज हो रहा है ना। डायलेशन क्या किसको है?
शेप चेंज होगा नहीं, लेकिन साइज चेंज होगा। ठीक है, क्यूब क्यूब ही रहेगा, क्यूब कभी रेक्टेंगल नहीं बनेगा, लेकिन क्यूब का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, इसको बोलते हैं डायलेशन। ठीक है। थर्ड, ट्रांसलेशन। जो ब्लॉक है सेम रहेगा, जस्ट मूव हो जाएगा। अभी जो स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो ट्रांसलेशन, अगर कार्वी लिनियर लाइन में मूव होता है तो रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जब क्रिकेट खेलते हो, बैट से एक बॉल को मार दिया, सो बॉल जो है पहले 4 मार दिया बाउंड्री, तो इसको ट्रांसलेशन सोचो, और छक्का मार दिया तो रोटेशन सोचो। लेकिन एक्चुअल बॉल का साइज से कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। बॉल का, बैट से जो बॉल को मारा वो बॉल का पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन बॉल का इटसेल्फ साइज सेम रहेगा ना। ना इस बॉल को अगर रबर बॉल सोच लो, उसको अगर प्रेशर दे के ऐसा करके प्रेशर इमेजिन करो कि बॉल का जो साइज था गोल ही रहेगा, स्फीयर ही रहेगा, छोटा हो गया, इसको डायलेशन बोलेंगे। या फिर रबर ड्यूस बॉल को सपोज बहुत टाइम से पानी में रखा, सो बॉल गोल ही रहेगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, उसको डायलेशन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन मीन्स सपोज वो बॉल को ऐसा करके जोर से प्रेस किया कि बॉल का शेप भी चेंज हो गया, गोल नहीं है, अभी थोड़ा इलिप्टिकल या इलिप्सॉइडल हो गया, वो है डिस्टॉर्शन। ठीक है। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में आपका बॉल का जस्ट पोजीशन चेंज हो जा रहा है ना। ठीक है, यही अंतर है। इतना तो आपको समझ गया होगा। इसमें देखो ट्रैक्शन को हम समझाया, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज बोथ साइड नहीं है। ये है ट्रैक्शन, एक प्लेन, उसके ऊपर जस्ट 1 हाफ एरो। फोर्स पर एरिया इसका भी फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इट इज ए सिस्टम। क्या है? प्लेन का देखो, प्लेन का अलोंग जो अक्रॉस जो ट्रैक्शन अप्लाई हुआ, देखो उसका इक्विवेलेंट अपोजिट में दूसरा साइड का भी एक अपोजिट सेंस में एरो है। सो ये हाफ एरो प्लस प्लेन, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। डायलेशन ये जो बोला, ये सपोज प्रीवियस शेप, उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ये छोटा हो जा रहा है, तो ओवरऑल साइज तो गोल है, शेप तो गोल है, लेकिन साइज छोटा हो रहा है, तो इसको डिलेशन बोलता है। इतना डिटेल में बोला, आई होप आप लोग को समझ जाना चाहिए इतना तक। फिर होमोजीनियस स्ट्रेन, ये जो मटेरियल है ऑल डायरेक्शन में जो मूव होगा, ऐसा नहीं कि सेम बॉडी का अलग अलग पोजीशन में अलग अलग रेट में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, नहीं, इक्वल हो रहा है। हेट्रोजीनियस में क्या है, बॉडी सेम है, उसका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अमाउंट में वेक्टर स्ट्रेस का जो वेक्टर में डिवीजन हो गया, अलग अलग वैल्यू में, अलग अलग रेट में, अलग अलग रेंज में अप्लाई हो रहा है, तो अलग अलग टाइप का डिफॉर्मेशन मिलेगा विद इन सेम बॉडी, इसी को हेट्रोजीनियस स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस डायग्राम में भी देखा है सेम चीज है। इसको पॉज करके आप लोग अगर पढ़ भी लेंगे, सेम चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो आसान शब्द में भी बोला लिखा गया है, मैं उसको फिर रीड आउट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक्स में मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ बोल के इसका थोड़ा साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका यकीनन काम आएगा ये चीज। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस एंड स्ट्रेस एक्सिस, इसको बोल देता हूँ। स्ट्रेन एक्सिस तो रियल है, जो भी मटेरियल को स्ट्रेस्ड होकर आज दिख रहे हैं फील्ड में, वो है स्ट्रेन एक्सिस। वो एक्सिस को देख के, स्ट्रेन को देख के हम लोग इमेजिन जो कर रहे हैं, ऐसा करके स्ट्रेस अप्लाई होगा, ऐसा होगा, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, वो जो डायरेक्शन सोच रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल लाइन को स्ट्रेस एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस एक्सिस आर इमेजिनरी लाइन्स बट स्ट्रेन एक्सिस आर रियल। ठीक है, वी कैन मेजर डायरेक्टली इन फील्ड। क्या? स्ट्रेन एक्सिस। फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस स्ट्रेस एक्सिस आर एक्सप्लेन्ड। उल्टा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सिस आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो अभी एक्स मीन्स मैक्सिमम इलोंगेशन, दैट इज मिनिमम शॉर्टनिंग। सो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जो है, मैक्सिमम लंबा जिस डायरेक्शन, सपोज एक इलिप्स दिख रहा है या इलिप्सॉइडल ग्रेन दिख रहा है, तो उसका लॉन्ग एक्सिस जो होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, डायरेक्ट इलिप्स से मेजर कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, वाई एक्सिस इज इंटरमीडिएट एंड जेड इज मिनिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, कोरेस्पॉन्ड्स टू सिग्मा 1 स्ट्रेस। देखो अभी तो एक्स मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन मीन्स कौन सा डायरेक्शन में होगा, मिनिमम कंप्रेशन में होगा। सो मैक्सिमम इलोंगेशन मीन्स मिनिमम कॉम्प्रेशन। मिनिमम कॉम्प्रेशन को क्या बोला था अभी, सिग्मा 3,
सो एक्स मीन्स सिग्मा थ्री स्ट्रेस सिग्मा थ्री एक्सिस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्स होगा। तो एक्स को देख के हम लोग सिग्मा थ्री इंटरप्रेट करते हैं। जेड एक्सिस सबसे छोटा डायमेंशन को देख के हम लोग मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा थ्री एंड सिग्मा वन। सिमिलरली एक्स वाई जेड ये सब एक्सिस को समझना चाहिए। एक्स मीन्स मैक्स, अगेन बोल रहा हूँ, एक्स मीन्स मैक्सिमम, जो इलिप्स का मैक्सिमम डायमेंशन देखेंगे लॉन्ग एक्सिस एक्स होगा, और लॉन्ग एक्सिस मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मीन्स मिनिमम कॉम्प्रेशन, दैट इज सिग्मा थ्री एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। नाउ ये देखो अब स्ट्रेन से कैसे करके स्ट्रेस, देखो फिल्म डायग्राम बोलता है इसको, एक्स वर्सेस वाई, तीन एक्सिस अलग अलग अगर होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बोल दिया, तो एक्स वर्सेस वाई, इधर देखो वाई वर्सेस जेड, ये रेशियो को एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर प्लॉट करेंगे तो ये जो मिडिल लाइन क्या होगा, इधर इधर एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड वन। सो इधर एक्स वाई जेड का रेशियो एक्स बाई वाई वाई बाई जेड सेम रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रेन, एलएस टेक्टोनाइट्स बनाएगा। इधर क्या होगा, मोर देन वन मीन्स एक्स मोर देन वाई, वाई का वैल्यू जेड से इक्वल होता है। इधर इधर देखो इधर इधर क्या होगा, वाई बाई जेड मोर देन वन। सो ये चीज आप देखो, एक्स मोर देन वाई मोर देन जेड, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज है। तो ये चीज देखने से आपको डिफरेंट टाइप का टेक्टोनाइट समझ में आता है ना। एलएस टेक्टोनाइट कब होगा, एलएस टेक्टोनाइट जब होगा एक्स मोर देन वाई मोर देन जेड, सो एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, ठीक है, ये एलएस टेक्टोनाइट बनेगा। एल टेक्टोनाइट भी बनेगा, एस टेक्टोनाइट भी बनेगा। टेक्टोनाइट के डिफॉर्मेशन के लिए जो फैब्रिक बनता है, एल टेक्टोनाइट मतलब लिनिएशन, एक्स एस टेक्टोनाइट मतलब फोलिएशन प्लेन, ठीक है। तो प्लेन बन रहा है जब, और एल टेक्टोनाइट कब बनेगा, जब ओनली वन एक्सिस, एक एक्सिस के अलग मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाएगा, बाकी दूसरा एक्सिस में कुछ नहीं होगा। सो वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाएगा, ठीक है। एक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, वाई जेड इक्वल रह जाएगा। सो इसको काटने से भी गोल टाइप का आउटलाइन मिलेगा, ये इलिप्स साइड को काटने से गोल मिलेगा, ठीक है। और एक है फ्लैटनिंग स्ट्रेन, एस टेक्टोनाइट बनेगा जब होगा देखो फ्लैटनिंग स्ट्रेन का मेन फंडा क्या है, एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई मतलब मैक्सिमम बोल के कुछ नहीं है, मिनिमम है। एक्स इक्वल टू वाई मतलब मेन स्ट्रेस जो है दोनों इक्वल है दोनों डायरेक्शन में। सो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होने से एक स्क्वायर टाइप का बनेगा, है ना, एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन में मिनिमम है, तो यह है मेन फंडा। नाउ प्योर शेयर सिंपल शेयर, एज आई टोल्ड, प्योर शेयर मतलब कोई रोटेशन नहीं होता है, सिंपल शेयर मतलब रोटेशन होता है। तो प्योर शेयर को जनरली फुल एरो से ही दिखा सकते हो, बिकॉज इसका तो ट्रैक्शन जरूरत नहीं, ट्रैक्शन से हम लोग 45 डिग्री एंगल में स्ट्रेस वेक्टर दिखाते हैं ना। तो प्योर सेक्शन में, प्योर शेयर में दोनों सेम हो जा रहा है, सिंपल शेयर में दोनों साइड में ट्रैक्शन दिखाना। तो आऊंगा इसमें, अभी एक चीज देख लो, बहुत सिंपल चीज है, एक डिफॉर्मेशन कैसे होता है देखो। तो हम लोग फील्ड में क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये थर्ड वाला स्टेज को, इससे हम लोग अनफोल्ड करके प्रीवियस चीज में रिटर्न जाते हैं ना। यही है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का मेटामॉर्फिक के साथ रिलेशन। इधर देखो S0, लेकिन ये एक्चुअली हम लोग इस एक्चुअल प्रोडक्ट को हम इधर देखते हैं फील्ड में, लेकिन रियलिटी में ये एक्चुअली पहले था, जिसके अलोंग इधर नॉर्थ साउथ में सपोज कॉम्प्रेशन हुआ तो ऐसा फोल्ड बना, तो वो फोल्ड का एक्सिस हो जाएगा X1, तो एक्सियल प्लानर क्लीवेज है। फर्दर इसमें क्या होगा, अगेन इस डायरेक्शन में स्ट्रेस में फर्दर कॉम्प्रेशन होने से क्या होगा, ये फिर फोल्ड हो जाएगा, रिफोल्डिंग होगा। सो रिफोल्डिंग, प्रीवियस फोल्ड का एक्सियल प्लेन अगेन फोल्ड होने से क्या होगा, और एक फोल्ड एक्सियल प्लेन बनेगा S2, ठीक है। सो हम लोग इसका तरीका क्या है, S2 को देख के S1 को पहले समझना है, फॉरगेट अबाउट S0, सबसे लेटेस्ट एंड उसका पहले का, उसका पहले लेटेस्ट का पहले का जो फोल्ड है उसको अनफोल्ड कर दो, उसको
इसको अभी स्ट्रेट कर दो। S1 स्ट्रेट लाइन जब हो जाएगा क्या होगा, ये भी स्ट्रेट हो जाएगा, ये फेज में आ जाएगा। अभी इधर स्टेज में आने के बाद S1 और S0 है। S1 और S0 में क्या होगा, S1 का पहले का स्टेज को अगेन स्ट्रेट कर दो तो ये आ जाएगा। तो ऐसा करके अनफोल्डिंग करना पड़ता है, तब पता चलता है। फर्दर प्री, सीन एंड पोस्ट टेक्टोनिक फैब्रिक समझना चाहिए। कोई भी चीज प्री मतलब जो मटेरियल था वो पहले से था, उसके ऊपर जब पोलिएशन इम्प्रिंट आ गया कोई भी नेक्स्ट जनरेशन का तो वो प्री है, पहले है बोल के उसके ऊपर आया। सीन मतलब ये जो फोलिएशन या कोई भी फैब्रिक डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ ही ये पोरफाइरोब्लास्ट या कोई भी ग्रेन जब बन रहा है साथ साथ, तो क्या होगा, ये अजीब बहुत मतलब ये ग्रेन भी वही उसी का पार्ट है, जस्ट उसमें जिस एंगल में रोटेशन है इसमें भी सेम रोटेशन है, सेम टाइप का दिखेगा। ग्रेन का आउटलाइन भी उसके साथ घूमते रहता है जनरली, ठीक है। एंड पोस्ट टेक्टोनिक्स मतलब उसमें कोई फैब्रिक ही नहीं रहेगा, वो जस्ट वो फैब्रिक हुआ उसके ऊपर बैठा। सो ये डिफरेंस है, और ये तो फील्ड में आप देखने से बहुत इजीली पता चलता है। नेक्स्ट इज इलास्टिक बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इसको हम लोग पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो रहा है। बट प्लीज स्टे ट्यून्ड। आई होप आपका मेटामॉर्फिक का जो ब्रशअप होगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।